Hello everyone, very warm welcome to ITLS Academy। जो आज का लेक्चर है ये पार्ट 8 है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। ये लास्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। सारी चीज़ें सारी बेसिक्स हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है ये पिछले पार्ट का पार्ट 7 का कंटिन्यूएशन है। पार्ट 7 में हम लोगों ने सेल डिवीज़न की प्रोसेस को स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने सेल डिवीज़न के इनिशियल्स को देखा था, जो इंटरफेज G1 G2 एस फेजेस थी। उसके अलावा हमने सेल डिवीज़न का जो सोमैटिक सेल्स के डिवीज़न का प्रोसेस है उसको भी डिस्कस कर लिया था। जो आज का लेक्चर है इसमें मेन फोकस हमारा रहेगा सेल साइकिल कंट्रोल एंड जो रिमेनिंग प्रोसेस है मियोसिस। क्या होता है सेल साइकिल कंट्रोल? सेल साइकिल कंट्रोल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि सेल को कंट्रोल किया जाता है, सेल का फेट कि सेल डिवाइड करे या ना करे। कभी ऐसा हो जाता है जैसे कि G1 फेज में सेल्स ने ऑर्गेनेल्स को अपने डुप्लीकेट कर लिया, अब उनको एस फेज में जाना है। ऑर्गेनेल्स के डुप्लीकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई या प्रॉपर डुप्लीकेशन नहीं हो पाया, कुछ और गड़बड़ी हो गई, तो क्या किया जाएगा कि सेल को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। पहले आप जो आपने गलती की है पहले आप उसको सही करिए, उसके बाद में साइकिल को आगे प्रोसीड करिए। यही होता है सेल साइकिल कंट्रोल। ये चीज़ हम पढ़ते हैं सेल साइकिल के कंट्रोल में। और मियोसिस तो जर्म सेल के डुप्लीकेशन का प्रोसेस है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल साइकिल कंट्रोल से। कंट्रोल ऑफ सेल डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, किस्मत। सेल की किस्मत क्या है, क्या बनेगा आगे, डिवाइड होगी या नहीं होगी, या फिर एक और टर्म आता है एपोप्टोसिस, या फिर सेल का एपोप्टोसिस हो जाएगा। एपोप्टोसिस होता है कंट्रोल्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि नेचुरल तरीके से अगर सेल में कोई गड़बड़ी आ गई है तो उसको डेथ की तरफ ले जाना। इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी बोला जाता है। और ये सेल डेथ उस केस में होती है जब सेल कैपेबल नहीं होती है अपनी डिवीज़न को कंट्रोल करने में। तो चलिए देखते हैं डेस्टिनी क्या है सेल की। सेल की किस्मत क्या होती है? अ सेल हैज़ 3 पॉसिबल डेस्टिनीज। सेल की 3 पॉसिबल जो संभावनाएं हैं वो ये हो सकती हैं, या तो टू रिमेन अलाइव एंड फंक्शनिंग विदाउट डिवाइडिंग, या तो वो सेल जिंदा रहे और फंक्शन करे बिना डिवाइड हुए। ऐसा कौन सी सेल्स करती हैं? ऐसा करती हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जिंदा भी होती हैं, अलाइव भी होती हैं, फंक्शन भी करती हैं, लेकिन उनमें डिवीज़न की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो डिवाइड नहीं करती हैं। तो एक तो ये किस्मत, ये फेट हो गया कि वो लाइव रहेंगी, फंक्शन करेंगी, लेकिन डिवाइड नहीं करेंगी। अगली डेस्टिनी क्या हो सकती है? टू ग्रो एंड डिवाइड। वो ग्रो करें, अपनी सेल में ग्रोथ करें और फिर उसके बाद में डिवाइड कर जाएं। एक ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। और अगर ये दोनों ही पॉसिबिलिटी नहीं है, उस वहाँ पे हो सकता है टू डाई, डेथ हो जाए उनकी। तो इन तीनों प्रोसेसेस को कंट्रोल कौन करता है? तो चलिए देखते हैं। Within a cell, there are enzymes called cyclin dependent protein kinases. सेल के अंदर में एंजाइम्स होते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस। जो यही मेन एंजाइम्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के फेट को कंट्रोल करने के लिए या सेल की डेस्टिनी को कंट्रोल करने के लिए। और काइनेज एक ऐसा एंजाइम होता है, ये एक ऐसा वर्ड है कि जिस भी एंजाइम के आगे लग जाएगा उसका मतलब होगा अगर कोई भी काइनेज एंजाइम है, जहाँ भी ये होगा वहाँ पे ये फॉस्फेट का एडिशन कर रहा होगा, चाहे जहाँ से करे चाहे जिस जगह पे करे, लेकिन इसका फंक्शन ही होता है फॉस्फेट का एडिशन करना। तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है
कि जो साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसेस होते हैं, इनको शॉर्ट में सीडीकेस कहा जाता है। सीडीकेस का फंक्शन क्या है? तो आपको डायरेक्टली बताना है कि ये फॉस्फोराइलेशन करते हैं, फॉस्फेट का एडिशन करते हैं। और ना सिर्फ यहाँ, मैं आगे के लिए भी बता रही हूँ कि किसी भी जगह पे किसी भी प्रकार का अगर कोई काइनेज एंजाइम है, काइनेज वर्ड अगर प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे लगा सकते हैं कि वो एंजाइम फॉस्फोराइलेशन ही कर रहा होगा, वो फॉस्फेट का एडिशन ही कर रहा होगा, क्योंकि काइनेजेस का काम ही होता है फॉस्फेट का एडिशन करना। अब ये करते कहाँ से हैं? ये ट्रांसफर करते हैं अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके पास में 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। यहीं से, इसी एनर्जी से ये काइनेजेस फॉस्फेट का ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये जो फॉस्फेट का ट्रांसफर हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, कहाँ हो रहा है? तो ये फॉस्फेट का ट्रांसफर हो रहा है टू अ प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन पे किया जा रहा है। अब ऑब्वियसली की बात है, ये सेल के अंदर हो रहा है, तो ये किसी भी प्रोटीन पे किया जा रहा है टू एक्टिवेट द प्रोटीन, प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे कि ये फॉस्फेट का एडिशन क्या हमेशा एक्टिवेट ही करता है? नहीं, बहुत सी जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे फॉस्फोराइलेशन के थ्रू बहुत सी चीज़ों को डीएक्टिवेट भी किया जाता है। Other enzymes can remove the phosphate group from the proteins to deactivate it. अब ये जिस पर्टिकुलर प्रोटीन की बात हो रही है, ये फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एक्टिवेट हो रही है, तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे जो फॉस्फेट को ऐड किया गया है उसको हटा दीजिए, नॉर्मल सी बात है, वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। The activation and deactivation of CDKs at the appropriate time is crucial in the initiation and regulation of DNA replication, mitosis and cytokinesis. अब बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि ये जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ये फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, फॉस्फेट का रिमूवल हो रहा है। दूसरे सेंस में कहें कि प्रोटीन का एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन जो हो रहा है, इसका एक एग्जैक्ट टाइम पे होना बहुत ही क्रूशियल है। क्रूशियल का मतलब अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो चीज़ें बहुत ही गड़बड़ हो जाएंगी। इसको एग्जैक्ट टाइम पर ही होना चाहिए। और ये किसके लिए? इनिशिएशन एंड रेगुलेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, माइटोसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस हो रही है, इन सब चीज़ों के प्रॉपर तरीके से इनिशिएट होने के लिए और रेगुलेट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन बहुत ही एक्यूरेट टाइम पे होना चाहिए। स्विचिंग दी CDKs ऑन एंड ऑफ, जो CDKs हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस, इनका ऑन ऑफ होना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स कॉल्ड साइक्लिन्स। अब ये जो ऑन ऑफ हो रहे हैं, फॉस्फेट का एडिशन रिमूवल हो रहा है, एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन हो रहा है, ये एक अगली प्रोटीन पे डिपेंड करते हैं, उनका नाम होता है साइक्लिन्स। अब ये साइक्लिन्स एंड CDKs दोनों ही मिलकर सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, सेल की डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं। और साइक्लिन्स का नाम ऐसा क्यों है? सो नेम्ड बिकॉज देयर लेवल्स राइज एंड फॉल ड्यूरिंग द सेल साइकिल। सेल साइकिल जो चल रही है उसमें ये जो साइक्लिन्स होते हैं, इनका लेवल कहीं पे हाई होता है, कहीं पे लो होता है, फिर कहीं पे हाई है, कहीं पे लो है। इसी तरीके से ये एक साइकिल बना रहे हैं, कहीं पे ये लो है, कहीं पे ये हाई है। इस वजह से इनका नाम दिया गया है साइक्लिन्स। तो गाइज अब हम लोग स्विच कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन पे, जो सेल साइकिल का रेगुलेशन है। अगर मैं उसको डिटेल में पढ़ाने बैठूं तो कम से कम 3-4 लेक्चर उसी पे मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है
और बहुत हाई लेवल के एग्ज़ाम्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी फील्ड में हैं, लाइक CSIR, UGC नेट है, तो उनमें बहुत डिटेल में आता है। बाकी जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली आपसे CD केस और साइक्लिन के बारे में ही पूछ लेगा। इससे आगे क्वेश्चन मुझे लगता है नहीं आना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डिटेल आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। स्टिल आप चाहते हैं कि इस पे मैं आपको डिटेल में कोई लेक्चर बना के दे दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि मैं CD केस और साइक्लिन्स के लिए पूरा लेक्चर प्रिपेयर करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं अपने अगले सेल डिवीज़न पे है, जो कि है रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न। रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न को मियोसिस बोला जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं हमारी जर्म सेल्स। अब जर्म सेल्स क्या हैं? जर्म सेल्स होती हैं स्पर्म एंड एग। तो चलिए देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न। Meiosis is the reproductive cell division that occurs in the gonads. कहाँ होता है ये होता है गोनाड्स में। गोनाड्स क्या होते हैं? ओवेरीज एंड टेस्टिस। ओवेरीज एंड टेस्टिस में रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न देखा जाता है। और ये क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स in which the number of chromosome is reduced by half. हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल लें अगर तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो ये नंबर 23 रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, एग और स्पर्म का फ्यूज़न होता है, उसके बाद में ही नॉर्मल ह्यूमन बॉडी बनती है। तो अगर गैमेट्स में 46 क्रोमोसोम होंगे तो 46 क्रोमोसोम्स वाले दो गैमेट जब फ्यूज़न करेंगे तो जो ह्यूमन बॉडी बनेगी उसमें कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? वो 46 से डबल हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है, ह्यूमन बॉडी में 46 रहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जर्म सेल्स को अपना क्रोमोसोम नंबर हाफ करना पड़ता है। जब उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, 23 क्रोमोसोम स्पर्म में रहते हैं, 23 एग में रहते हैं, तो जब उनका फ्यूज़न होता है तो 2n जाइगोट बन जाता है और 46 क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो रीस्टोर हो जाते हैं। As a result, gametes contain a single set of 23 chromosomes. Gametes में 23 chromosomes present होता है and thus are haploid cells. इसीलिए इनको haploid या haploid को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, haploid cells बोला जाता है। अब जो ये 23 से 46 रीस्टोर होंगे ये कौन करेगा? ये करता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एग और स्पर्म का फ्यूज़न होता है। तो ये जो फ्यूज़न की प्रोसेस होती है इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और यही फर्टिलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है टू रीस्टोर द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये n से 2n बनाने के लिए दैट इज 23 से 46 क्रोमोसोम्स को रीस्टोर कर देता है। अब आता है मियोसिस। Unlike mitosis, which is complete after a single round, meiosis occurs in 2 successive stages. माइटोसिस में हमने देखा था नॉर्मल सी फेजेस हुई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और डिवीज़न कंप्लीट, लेकिन ऐसा नहीं होता है मियोसिस में। मियोसिस में 2 स्टेज होती हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। सबसे पहला है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट बिगिंस वंस क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन इज कंप्लीट। मियोसिस 1 तब स्टार्ट होता है जब क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब मियोसिस फेज जो फर्स्ट होता है उसमें 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1।
अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, जो प्रोफेज 1 होता है, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 ये फर्दर डिवाइड होता है बहुत सारी स्टेजेस में। अब प्रोफेज 1 बहुत लॉन्ग होता है मियोसिस फर्स्ट का। प्रोफेज 1 की स्टेजेस होती हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अगर आप चाहें तो आप इनको नोट कर सकते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं कहीं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। तो ये प्रोफेज फर्स्ट की स्टेजेस होती हैं। अगला डिवीजन होता है मियोसिस 2, मियोसिस सेकेंड, द सेकेंड स्टेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस 2 ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। इसमें भी 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। These phases are similar to those that occur during mitosis. अब ये जो मियोसिस सेकेंड होता है ये एग्जैक्टली सेम होता है माइटोसिस की। तो जो मेन फोकस रहता है पढ़ाने में वो रहता है मियोसिस फर्स्ट में, क्योंकि मियोसिस सेकेंड तो एकदम माइटोसिस जैसा ही होता है। तो मैं भी आप लोगों को डिटेल में मियोसिस 1 ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि मियोसिस 2 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सेम होता है जैसा कि होता है माइटोसिस। तो इसमें होता क्या है, दी सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड दी सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ दी सेल। मियोसिस 2 में सेंट्रोमियर्स स्प्लिट होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स पोल की तरफ पहुंच जाते हैं और नई सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये देखिएगा बहुत ही अच्छे से इस डायग्राम में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। ये वाला फेज मियोसिस 1 का है, ये वाला फेज है मियोसिस 2 का। यहाँ पे ये डिवाइडर है, देख सकते हैं इधर मियोसिस 1 है, मियोसिस 2 है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट को। ये देखिएगा मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं, चीज़ें वो यहाँ पर भी होती हैं। ये देखिए न्यूक्लियर इन्वेलप डिसॉल्व हो रहा है, न्यूक्लियोलस गायब हो रहा है, वही सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये टेट्राड होते हैं। टेट्राड मतलब 2 क्रोमोसोम्स एक साथ में प्रेजेंट हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि 2 स्ट्रैंड एक क्रोमोसोम में होते हैं, तो ये 4 स्ट्रैंड हो गए, इसलिए इनको टेट्राड बोला जाता है। और ये जो 2 क्रोमोसोम्स एक साथ में प्रेजेंट है इनको सिस्टर क्रोमैटिड बोला जाता है। अभी मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अब आगे मैं इनको फ्रीक्वेंटली सिस्टर क्रोमैटिड और टेट्राड वर्ड का यूज़ करूँगी। मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम स्ट्रैंड हैं। अब प्रोफेज 1 में क्या होता है, टेट्राड फॉर्म्ड बाय साइनेप्सिस ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। साइनेप्सिस क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के ये पास आ जाते हैं क्रोमोसोम, जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं ये पास में आएंगे, क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी फेज में होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब पैकेटीन स्टेज होती है, पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। पैकेटीन एक स्टेज होती है प्रोफेज 1 की। जो स्टेजेस होती हैं एक बार मैं बोल देती हूँ, फिर से आप लोग अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 स्टेजेस होती हैं प्रोफेज 1 में। तो जो पैकेटीन है वो मेन स्टेज होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है। अब क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर में जैसे कि 2 क्रोमोसोम्स हैं, कुछ इस तरीके से मैं बनाऊँ अगर, तो इनकी ये आर्म्स जो हैं उनके बीच में एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का।
ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है और इसी को बोला जाता है, ये जो पार्ट है आप देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसको ही बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। ये ज़रूरी नहीं एक ही स्ट्रैंड पे हो, ये दोनों स्ट्रैंड पे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस के बाद में अब अगले स्टेज पे मूव करते हैं मेटाफेज फर्स्ट पे। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, ये जो टेट्राड हैं ये मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। मेटाफेजिक प्लेट वही जो हम लोगों ने माइटोसिस में पढ़ी थी। अब ये यहाँ पे अलाइन होने के बाद में मूव कर जाते हैं एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में क्या होता है, देखिए ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं ये मूव करने लगे हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। एनाफेज 1 में मूव करते हैं और टीलोफेज 1 में ये अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं। अब देखिए एनाफेज 1 से ये बाउंड्री जो है सेल की ये डीप होने लगी है और टीलोफेज में और डीप हो गई है। ऑब्वियस सी बात है कि अब ये सेल डिवाइड हो जाएगी। तो टीलोफेज 1 के बाद में ये सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। अब एक सेल से 2 सेल्स बन गई मियोसिस 1 में। अब ये जो 2 सेल्स बनी हैं ये दोनों ही इंटर कर जाएंगी मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 एग्जैक्टली सेम होता है माइटोसिस की तरह। अब ये दोनों ही सेल्स माइटोसिस में एंटर करेंगी, दैट इज माइटोसिस को ही यहाँ पे मियोसिस 2 बोला जा रहा है। स्टेजेस स्टार्ट होंगी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वही स्टेजेस होंगी, लेकिन इनको हम यहाँ पे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 इस तरीके से बोलते हैं। तो ये है प्रोफेज 2, फिर आती है मेटाफेज 2, एनाफेज और इसके बाद में आ जाती है ये टीलोफेज। देखिएगा पोल्स पे पहुंच गए हैं। अब इस टीलोफेज के बाद में क्या होता है, यहाँ से सेल्स डिवाइड कर जाती हैं और एक सेल से 4 सेल्स बन के तैयार हो जाती हैं। क्या देखा था हमने माइटोसिस में, एक सेल से 2 सेल्स बन रही थी और वो भी आइडेंटिकल। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हुई है। तो ये जो 4 सेल्स बनी हैं ज़रूरी नहीं है कि चारों आइडेंटिकल होंगी, ये कुछ और बन सकती हैं, ये कुछ और, ये एकदम से आइडेंटिकल सेल्स यहाँ पे नहीं होंगी। सेल्स कह सकते हैं, देखने में आइडेंटिकल लिख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर का जेनेटिक मटेरियल जो चेंज हुआ है, जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, उसकी वजह से इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल इधर पहुंच गया, इसका कुछ इधर पहुंच गया। तो कुछ चेंजेस जब आगे चल के ये ऑर्गेनिज्म बनेंगे, जैसे कि हम लोग हैं, जितने भाई बहन भी होते हैं, क्या उनके पेरेंट्स तो सेम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर 4 भाई बहन हैं तो उनके चेहरे अलग अलग रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा यही ये जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो रही है यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पे देखिए और डिटेल में थोड़ा दिखाया गया है माइटोसिस और मियोसिस, ये दोनों को ही एक साथ में समराइज कर दिया गया है। ये स्लाइड मैंने इसलिए रखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और बहुत इजीली चीज़ों को समझ पाएं। ये देखिए माइटोसिस है इधर ब्लू कलर में और ये ऑरेंज में आपको मियोसिस दिखाया गया है। माइटोसिस में देखिए 2n सेल है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सारी प्रोसेस हुई और अल्टीमेटली ये 2n देखिएगा क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कितना है 2n, दैट इज अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स। एक सेल से 2 सेल्स बनी 46 क्रोमोसोम्स की। अब मूव करते हैं मियोसिस पे। मियोसिस में देखते हैं आप, पहले आता है मियोसिस फर्स्ट, ये इतना है मियोसिस फर्स्ट। इसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 सारी प्रोसेस हुई और एक सेल से 2 सेल्स बनी। अब ये दोनों सेल्स एंटर कर गई मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में क्या हुआ, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अब टीलोफेज 2 के बाद में देखिएगा सेल का डिवीजन हुआ और एक सेल, यहाँ पे कितनी सेल थी, एक सेल, और यहाँ कितनी बनी है 4 सेल्स। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप लोग, कितना अच्छे तरीके से इसमें आपको समझाया गया है। और अब यहाँ पे देखिए यहाँ 2 सेल्स बनी थी, यहाँ पे 4 सेल्स बनी हैं।
अगला डिफरेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ देखिए क्रोमोसोम नंबर, चारों ही सेल्स में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं। मतलब यहाँ पे अगर ह्यूमन की बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स बचे हैं। यहाँ पे कितने थे? 46 थी। यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। तो यही होता है मियोसिस। ये पहला ये जो होता है इसको बोला जाता है रिडक्शनल डिवीज़न माइटोसिस को, क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस कर दे रहा है। ये देखिए चारों ही सेल्स में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बचे हुए हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा माइटोसिस, मियोसिस और उनके बीच में डिफरेंस। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेल भी कर सकते हैं itlsacademy@gmail.com पर। अब देखते हैं सेलुलर डाइवर्सिटी, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक डाला हुआ है। सेल की डाइवर्सिटी का मतलब होता है सेल कितने प्रकार की हो सकती हैं। डाइवर्सिटी क्या है सेल्स की? सेल्स वेरी कंसिडरेबली इन साइज। सेल्स जो होती हैं वो साइज में वेरी करती हैं, साइज के साथ साथ फंक्शंस में भी वेरी करती हैं। यहाँ पे देखिए आप, स्पर्म सेल है, स्मूथ मसल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं। क्या इन सारी सेल्स को आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। क्या सारी सेल्स का साइज एक जैसा है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या सारी सेल्स एक जैसा फंक्शन करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए सेल्स की डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है। स्पर्म सेल्स का क्या फंक्शन होता है? ये प्रोजेनी को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करती हैं। स्मूथ मसल सेल्स, इनका क्या फंक्शन होता है? कहाँ होती हैं स्मूथ मसल सेल्स? हमारे हार्ट की ही अगर बात करें, स्मूथ मसल सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, रिलैक्सेशन करती हैं, ब्लड का ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। फंक्शन डिफरेंट हुआ। नेक्स्ट, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स कहाँ पे होती हैं? अगर बात करें हमारे इंटेस्टाइन की, आंतों की बात करें, वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। उनका अब इंटेस्टाइन का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। क्या हुआ? फंक्शन अलग हुआ? बिल्कुल भी अलग हो गया। अगला आता है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। आरबीसीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ब्लड में। फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। फंक्शन, शेप सब कुछ अलग हो गया। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नर्व सेल, सबसे लंबी सेल होती है, इलोंगेटेड शेप होता है, सबसे ज़्यादा लंबी सेल्स होती है और फंक्शन नर्वस सिस्टम में आती हैं, नर्व्स का, ब्रेन का पार्ट होती हैं। फंक्शन किसी से छिपा हुआ नहीं है। ब्रेन की सारी एक्टिविटीज़ को, मतलब ब्रेन हमारे पूरे बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, तो पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रही हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को डाइवर्सिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे सेल्स फंक्शन में, शेप में अलग होती हैं, लेकिन फिर भी वो हैं तो सेल्स ही। शेप ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरी कंसिडरेबली। सेल्स वेरी करती हैं, उनका शेप भी वेरी करता है। दे में बी राउंड, ओवल, फ्लैट। ये देखिए राउंड, ये ओवल शेप्ड आरबीसी है। क्यूब शेप्ड होती हैं, एग्जाम्पल एपिथेलियल सेल्स देख सकते हैं, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कॉलम शेप्ड हो सकती हैं, इलोंगेटेड हो सकती हैं, ये देखिए इलोंगेटेड नर्व सेल। स्टार शेप हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल हो सकती हैं, डिस्क शेप्ड हो सकती हैं। कितने वैरायटी ऑफ शेप हैं। इसके अलावा भी बहुत से शेप हो सकते हैं जो शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है। A cell's shape is related to its function in the body. जो सेल का शेप होता है वही उसके फंक्शन से भी रिलेटेड होता है, वही डिस्क्राइब करता है उसके फंक्शन को भी कि वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे अगर एग्जांपल लें, ये स्पर्म सेल का शेप है, ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसका ऐसा जो शेप है वो इसके फंक्शन को कैसे रिलेट कर रहा है, कैसे वो रिलेटेड है इसके फंक्शन से, समझाती हूँ। ये स्पर्म सेल है, ये इसका फ्लैजिला लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसके पास कैपेबिलिटी है कि ये मूवमेंट कर सकता है।
अब स्पर्म को क्या है, इसको चलना होता है, बहुत दूरी तक जाना होता है, तो इसके पास मूवमेंट की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे ये फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो इसका जो शेप है वो इसलिए ऐसा होता है ताकि वो उसके फंक्शन को परफॉर्म कर सके। एपिथेलियल सेल्स में देखिए ये ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि ये कैसे रिलेटेड हैं इसके फंक्शन से। तो देखिए आप खाना खाते हैं, जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाना होता है, तो ये जो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है ये मूवमेंट करते हैं और हेल्प करते हैं पासेज में, जो फूड है उसके पासेज में हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट है सेल्यूलर डाइवर्सिटी ऑल्सो परमिट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स इनटू मोर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये जो डाइवर्सिटी होती है ये सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन में भी हेल्प करती है कि सेल्स आगे कैसे जाके और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, क्योंकि ये सेल्स क्या होती हैं, जब सेल्स मिलती हैं एक साथ में इकट्ठी होती हैं तभी तो टिश्यूज़ बनते हैं, फिर फाइनली टिश्यूज़ ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेल की डाइवर्सिटी ही ये परमिट करती है कि सेल्स का लेवल, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कैसे कॉम्प्लेक्स होता जाता है और कैसे ये ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। So thank you very much everyone for watching this session. Follow ITLS Academy on various social media platforms and also subscribe to our YouTube channel ITLS Academy. So thank you very much for watching. Like this video, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel ITLS Academy. Thank you very much everyone.